आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो देखते हैं कि हमारे पास है अगला कंडीशन दैट द टू सोर्सेस ऑफ लाइट दे शुड हैव सेम इंटेंसिटी। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया है कि इंटेंसिटी जो होता है किसी भी वेव का वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। ठीक है, आपको अभी भी याद होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी भी वेव का अपनी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। यहाँ से मैक्स कितना जा रहा है ऊपर, यहाँ से मैक्स कितना जा रहा है नीचे, ये जो मैक्स और मिनिमम डिस्टेंस है ऊपर और नीचे का डायरेक्शन में, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ रहेगा। दो सोर्सेस का क्या सेम होना चाहिए, इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन भाई ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें एकदम ब्राइट और एकदम डार्क बैंड मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसे समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो वेव्स कंसिडर कर लेते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ वेव नंबर 1। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड मैं कंसिडर कर लेता हूँ ए, और मैं यहाँ पे दूसरा वेव कंसिडर कर लेता हूँ और इस वेव को भी मैं एम्पलीट्यूड देता हूँ कितना, ए और ए। मतलब दोनों का क्या सेम है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों का इंटेंसिटी भी सेम है। बाय चांस ये वेव्स जो है वो आगे जाता है और मिल जाता है, इंटरफेयर करता है एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, देखिएगा पहला वेव जो है वो इस तरह से मिला जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए और ए। उसी के ऊपर दूसरा वेव आएगा और ये दूसरा वेव मिल जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये भी ए और ए हो जाएगा। यहाँ पे ये वेव्स कैसे मिला हुआ, ये वेव्स इन फेज़ मिला हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेज़ डिफरेंस, दोनों का फेज़ डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, अगर फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होगा, क्या ज़ीरो होना चाहिए, फेज़ डिफरेंस जिसे मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो कितना होना चाहिए, ज़ीरो। तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है वेव्स विच आर इन फेज़। तो मेरे पास दो वेव्स हैं जो इस तरह से मिला, तो मुझे रिज़ल्ट जो है वो कैसा मिला, मैक्स मिला। वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो मैक्सिमम आपको क्या दे रहा है, एम्पलीट्यूड दे रहा है। इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा एकदम ब्राइट बैंड। ठीक है, अब इन्हीं दो वेव्स को, अगर ये दो वेव्स हैं और सेम वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, लेकिन कैसे ओवरलैप करेगा, आउट ऑफ फेज़। पहले हमने कैसे किया, इन फेज़ किया। अगर ये दोनों वेव, ध्यान दीजिएगा इन दोनों को मैं फिर से नीचे ड्रॉ नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू कंसिडर द सेम टू वेव्स। सपोज दैट पहला वेव जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये इस तरह से आया ए और ए, और दूसरा वेव उसी वक्त आता है और यहाँ पे मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा ये वेव भी एम्पलीट्यूड कितना देर के आ रहा है, ए लेके आ रहा है। तो इसका रिज़ल्ट कितना हो गया, वेव्स कैसे मिला, यहाँ पे वेव्स मिला है आउट ऑफ फेज़। जब आप बोलते हैं वेव्स मिला है आउट ऑफ फेज़, तो फेज़ डिफरेंस कितना होता है, 180 होता है। कैसे, तो एक वेव या फिर पर्पल वाला वेव जो है, पिंक वाला, वो किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी वक्त दूसरा किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो फेज़ डिफरेंस कितना हो रहा है, 180 का हो रहा है। ठीक है, पानी का एग्जाम्पल से भी आप इसे समझ सकते हैं कि अगर ये पिंक वाली वेव ने इसे 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और ये ब्लू वाला वेव जो है उसे उसी वक्त 3 से नीचे खींचेगा, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो होगा। कैसे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो रिज़ल्ट तो ज़ीरो।
इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, इस जगह पे मुझे एग्जैक्टली डार्क बैंड मिलेगा। और यही चाहिए मुझे कि स्टेडी कंप्लीट ब्राइट और कंप्लीट डार्क बैंड अगर आपको चाहिए तो एक जगह पे मिलना चाहिए ब्राइट बैंड और दूसरी जगह पे मिलना चाहिए आपको डार्क बैंड। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी हैव टू वेव्स विच आर हैविंग सेम इंटेंसिटी। अब एक काम कर लेते हैं, हम ऐसे अज्यूम कर लेते कि हमारे पास दो वेव्स है, लेकिन इन दो वेव्स का क्या सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं पहला वेव कंसिडर कर लेता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड मैं रख देता हूँ कितना, एम्पलीट्यूड मैं ए रख देता हूँ। लेकिन जब मैं दूसरी वेव लेता हूँ तो इस दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। लेट अस से देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ इसका एम्पलीट्यूड को, लेट अस से मैं इसको ले लिया बी और ये बी, ठीक है। दोनों वेव का अब एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी क्या नहीं है, सेम नहीं है। अब ये दो वेव क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर ओवरलैप करेगा, पहला केस हमारा क्या होता है, फेज़ में मिलना चाहिए, और दूसरा केस क्या होता है, आउट ऑफ फेज़ मिलना चाहिए। तो मैं इन दो वेव को क्या कर लेता हूँ, इन फेज़ मिला देता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। अगर मैं इन दोनों को इन फेज़ मिला दूँ तो क्या होगा, तो पहला वेव यहाँ पे आ जाएगा और ये वेव क्या करेगा, ये अपना डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंटली देगा। तो ये हो गया आपका ए और ए, और उसी वक्त आपका ये दूसरा वेव इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये रिज़ल्ट हो जाएगा ऐसे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो रिज़ल्ट क्या हो गया, रिज़ल्ट पहले की जगह मैक्सिमम हो गया। हाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे भी मैक्सिमम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये आपको पहले जितना ब्राइट दिखेगा, नहीं, ये ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। दैट मीन्स ब्राइट इज़ गोइंग टू बी मोर ब्राइट, ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी वेव्स कैसे मिल रहा है, फेज़ में मिलेगा तो ठीक है। अगर मैं इन्हीं दो वेव्स को क्या कर लेता हूँ, आउट ऑफ फेज़ मिला देता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ फेज़ मिला देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो पहला वेव एज इट इज़ कैसे, ए और ए, लेकिन आउट ऑफ फेज़ में पहला वेव ऊपर जाता है तो दूसरा वाला किधर आता है, नीचे आता है। तो ये इधर आ गया और ये रिज़ल्ट बोलिए अब आप, ए माइनस ए ज़ीरो तो हो गया, लेकिन क्या ए माइनस बी ज़ीरो होगा, नहीं होगा। यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। पहले आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिला था और वो कंप्लीट डार्क हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिनिमम मिला, मतलब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू बचा हुआ मिलेगा, विच इज़ गोइंग टू बी बी माइनस ए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आपको डार्क नहीं मिलेगा तो मिलेगा लेस डार्क, ठीक है। ब्राइट हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट, और डार्क में कंप्लीट शैडो आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे शैडो नहीं आया, वहाँ पे क्या आ गया, हल्का सा लाइट बचा हुआ है अभी भी। तो वो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको क्या मिलना चाहिए, कंप्लीट शैडो, कंप्लीट लाइट, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट और कम लाइट, ठीक है, लेस डार्क हो गया। ये क्यों हुआ ऐसा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का क्या सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। एम्पलीट्यूड सेम नहीं है का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी सेम हो गया, लेकिन इंटेंसिटी सेम नहीं हुआ, बराबर है। अब बात ध्यान दीजिएगा कि ये आपका फाइनल कंडीशन क्या, थर्ड कंडीशन क्या है कि आपका दो सोर्सेज का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, आप इसे सिर्फ समझने के लिए क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है वो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
इस सेम पार्ट को गवर्नमेंट बुक के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी उन्होंने क्या किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो वो डेरिवेशन भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला है कि आप क्या कीजिएगा, दो वेव्स कंसिडर कीजिएगा, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपको पिछले साल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट याद नहीं आ रहा है तो इस लेक्चर के एंडिंग में मैं काम कर लेता हूँ कि ये जो वेव है, जो देखिएगा मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो वेव है इसे साइन वेव बोला जाता है, जो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन के साथ आगे कंटिन्यू करता है। तो पहला वेव जो है वो है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो दूसरा वेव है वो है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज़ डिफरेंस है। वो शायद से 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, 90 हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। अगर 0 रहेगा तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, 0 नहीं है तो हमारा फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो E1 और E2 ये आपके दो वेव्स हैं जो आगे जाके क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब इंटरफेयर करेगा तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2, ER इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू कितना है, E1 इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। E2 कितना है, इट इज़ E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। साइन ए साइन बी को हम हाफ एंगल्स के अंदर ले जाते हैं तो वो हो जाता है 2E0 कॉस ऑफ फाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। ठीक, अगर आपको ये वाला वेव का कंसेप्ट पता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, बात ऑब्जर्व किया होगा कि इस वेव का ये जो पार्ट है E0, इसे हम क्या बोलते हैं, E0 को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बराबर है। और हमने पिछले पेज पे ही देखा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका I0 मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, इंटेंसिटी कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर। ठीक, ये बात दिमाग में रखिएगा, हम आगे इसे यूज़ करेंगे। लेकिन वापस मैं यहाँ से यहाँ पे क्यों आया, फॉर्मेट देखिएगा, किसी भी वेव के इक्वेशन को, इसको मैथमेटिकली जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो पार्ट है इसे आपने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड, और ये जो है ये साइन फंक्शन है। जब दो वेव्स मिल जाता है, पहला वेव और दूसरा वेव जब मिल जाता है तो ये रिज़ल्ट मिल गया आपको, बराबर है। दिखने में पहला वेव E1, पहला नेक्स्ट वेव E2, अगर ये मिल जाते तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो वही बात आपने यहाँ पे बोला कि पहला वेव और दूसरा वेव मिल गया तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा और वो रिज़ल्ट होगा ER। क्लियर, तो इस रिजल्टेंट वेव का अगर ये एम्पलीट्यूड है, ये साइन फंक्शन है, तो ये क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और ये उसका साइन फंक्शन। ठीक, तो मैं इसे एक बार और रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ER इज इक्वल टू, लेट अस से मैं इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप चाहिए तो कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। गॉट इट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। लेकिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो किसके साथ मैटर करता है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ क्या करेगा, मैटर करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैपिटल R का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, मॉड ऑफ 2E0
कॉस ऑफ 5/2 का स्क्वायर। इस चीज़ का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। रीअरेंज कर लेते हैं हम। IR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर 4, A0 का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर 5/2। गॉट इट? तो IR जो है वो आपका क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। ध्यान दीजिएगा, IR क्या रहेगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे ये जो फाइनल पार्ट मिल रहा है ना, दो वेव मिलने के बाद जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, इन दो वेव्स को, मतलब ये फेज़ डिफरेंस जो है ना यहाँ पे, इसको हम ज़ीरो करके देखते हैं। मतलब हमने जो इस तरह से मिलाया था ना कि ये इन फेज़ में मैक्स मिलेगा और आउट ऑफ फेज़ में ज़ीरो मिलेगा, ये वाला कंसेप्ट हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है कि भाई ये जो IR है ना वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। किससे प्रोपोर्शनल है? तो वो प्रोपोर्शनल है 4E0 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 5/2। जब भी वेव्स इन फेज़ आता है, बराबर ना, इन फेज़ आता है तो फेज़ डिफरेंस कितना होता है? फेज़ डिफरेंस होता है 0। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था कि फेज़ डिफरेंस कितना है? 0। तो मैंने क्या किया, ये जो फेज़ डिफरेंस है फाई, इसको 0 किया। ये वैल्यू ऊपर डाल दीजिएगा, 0/2 इज़ 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो गया? इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया। तो आपका IR कितना आ गया? IR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4E0 का स्क्वायर। ठीक, ज़रा ये E0 जो है उसे देखिएगा, ये E0 जो है यहाँ पे देखिएगा वो क्या है? I0 के साथ मैच कर रहा है। IR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ I0। इसका मतलब आपको फाइनल वर्ड सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ, यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी रहेगा, लाइट का ब्राइटनेस जो भी यहाँ पे पहला वेव का रहेगा, दूसरा वेव का रहेगा, अगर आप इन दोनों को फेज़ में मिला देते हो तो वो 4 गुना ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। पहला वेव का ब्राइटनेस दूसरे वेव का ब्राइटनेस फेज़ में अगर मिल जाता है तो वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। हम इन दोनों को आउट ऑफ फेज़ भी करके देखते हैं। याद है ना आपको, आउट ऑफ फेज़ का मतलब कितना होता है? 180 होता है। मैं आपको 2 मिनट पहले समझा चुका हूँ कि फेज़ डिफरेंस कितना होगा, ये 180 का होगा। चलो भाई 180 करके देख लेते हैं। IR का वैल्यू कितना है? IR ऊपर आपने इक्वेशन लिखा हुआ है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4E0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2 बराबर 5 का वैल्यू कितना है? 90 का, सॉरी 5 का वैल्यू कितना? 180 का आधा कितना? 90। कॉस 90 तो 0 होता है, 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो आपका रिज़ल्ट कितना हो गया? रिज़ल्ट हो गया 0। समझ रहे ना, ये मैथमेटिकली आपको बता रहा है कि भाई जो दो वेव है उल्टा मिलेगा तो रिज़ल्ट कितना आएगा आपका? 0 आएगा। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, हमने एक और केस देखा था वहाँ पे। कौन सा केस था कि भाई ये वाला, अगर उल्टा वेव मिलेगा, मतलब अलग अलग वेव, टोटली डिफरेंट वेव मिलेगा तो क्या करने का। तो पहला वेव का लेट से मैं एम्पलीट्यूड कितना, इंटेंसिटी कितना कंसिडर कर लेता हूँ? E1। और दूसरे का कितना कंसिडर कर लेता हूँ? E2। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप E0 0 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट क्या होगा आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, E1 E2। E1 का वैल्यू चाहिए तो मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ। E1 का वैल्यू कितना रहेगा? E10
साइन ऑफ ओमेगा टी, और E2 का वैल्यू कितना, ET20 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इनको मिलाने के बाद अगर अलग अलग वेव होता है तो इनको मिलाने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो होता है E0 प्लस E20। देखिएगा मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिया, इसका मतलब है डायरेक्शन मैटर करेगा मेरा। या फिर अगर ये वेव्स उल्टा मिल जाता है तो आपका वो रिज़ल्ट होगा E10 माइनस E20। ये यहाँ पे दोनों का क्या सेम था, एम्पलीट्यूड सेम था, इसलिए हमारा काम चल गया, बराबर है। लेकिन अगर अलग अलग वेव आता है, ये देखिए ये वाला वेव आता है, तो आपका रिज़ल्ट इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपका तीसरा कंडीशन, दैट इज़ सेम इंटेंसिटी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और आगे स्टडी कर लेते हैं नैरो सोर्सेस की तरफ जाते हैं। अगला कंडीशन है दैट द टू सोर्सेस ऑफ लाइट दे शुड बी नैरो, मतलब उन्हें कैसा होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा होना चाहिए। अगर पहला सोर्स है, लेट अस से मेरे पास एक सोर्स है और इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स ऑफ लाइट नंबर 1, और अगले वाले को मैं बोल देता हूँ लेट अस से सोर्स ऑफ लाइट नंबर 2। इनसे लाइट निकलता है, ठीक है। तो ये लाइट वेव्स आपको स्क्रीन के ऊपर एक जगह पे ब्राइट, उसकी साइड में ही डार्क, ब्राइट फिर से डार्क, या फिर लाइट शैडो, ऐसा पैटर्न देना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लोग बहुत छोटे, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तब आपको ये इफ़ेक्ट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, आप एक काम करेगा, गाड़ी का हेडलाइट को कंसिडर कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन आप रियल लाइफ का इमेजिनेशन ले सकते हैं कि अगर ये छोटे नहीं हैं, अगर आप नीडल लेते हो और नीडल से होल करते हो तो ये दो छोटे से होल बन जाएगा। लेकिन क्या ये दो छोटे हैं? नहीं, ये गाड़ी का हेडलाइट है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इससे एक वेव निकलेगा, इधर से एक वेव निकलेगा। ये मेरा सोर्स नंबर 1, ये मेरा सोर्स नंबर 2, एक एक वेव निकला। नाउ दीज वेव्स दे आर गोइंग टू मीट ऑन द स्क्रीन, और ये लेट अस से बाय चांस इन्होंने क्या कर दिया, लाइट शैडो प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है ब्राइट डार्क प्रोड्यूस किया। कैसे सोर्स, वेरी लार्ज सोर्सेस ऑफ लाइट आर देयर। सो इफ दीज सोर्सेस दे आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट अगर आप यूज़ करो इसे, तो दूसरा वेव इधर से निकलेगा, दूसरा वेव इधर से निकलेगा, ठीक है। और ये भी जाके क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर अगर अपना इंटरफेरेंस पैटर्न देगा तो ज़रूरी नहीं वो पहले की तरह ही हो, शायद से यहाँ पे वो क्या करेगा, शैडो देगा, लाइट देगा, शैडो लाइट शैडो, ठीक है। आप दिमाग लगाइए और सोचिए क्या होगा। लाइट और शैडो मिलता है तो लाइट मिलेगा, शैडो और लाइट से भी लाइट, लाइट और लाइट। इसका मतलब है आपको गाड़ी का हेडलाइट क्या नहीं दे सकता है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देगा, क्योंकि पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए छोटे छोटे सोर्सेस जिनसे बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं निकले, बहुत ही कम वेव्स निकले, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए सोर्सेस दे आर वेरी वेरी स्मॉल, सोर्सेस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये एक कंडीशन है। अगला कंडीशन भी बहुत इजी है। उन्होंने बोला है कि सोर्सेस को कैसे रखना चाहिए, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। आपको इन्हें रखना है बहुत ही पास में, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2। अगर मैं आपको रियल लाइफ की बात बोलूँ तो रियल लाइफ में ये मिलीमीटर शायद से समझ में आता है आपको, मिलीमीटर। तो ये जो है ना, शायद स्केल सबके पास होता है,
तो ये जो 10 लाइन है इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में ये जो 10 लाइन है, इनके बीच में ये जो छोटा सा डिस्टेंस आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। तो पहला लाइट का सोर्स और दूसरा लाइट का सोर्स ये बहुत ही क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुझे स्क्रीन के ऊपर क्या दिखने वाला है, एक जगह पे लाइट दिखेगा, उसके साइड में शैडो जिसे हम ब्राइट और डार्क बोल रहे हैं, फ्रिंज या फिर बैंड, क्या यूज़ करूँगा मैं वर्ड, FRINGES, फ्रिंजेस, या फिर BANDS, बैंड्स में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो होता क्या है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास में, बहुत पास में, तो ये जो ब्राइट है और उसी के साइड में डार्क है, ये अलग अलग दिखेगा आपको। जब आप पैटर्न देखोगे तो ये आपको दिखने में क्या होगा, कम्प्लीटली अलग दिखेगा। ब्राइट समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्राइट है और डार्क समझ में आएगा कि यहाँ पे डार्क है। अगर मैं इनको दूर रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो होता ये है कि ब्राइट और डार्क का जो विड्थ है, ठीक है ना, ब्राइट और डार्क का विड्थ जो है वो और कम हो जाएगा। उसे समझना, स्टडी करना या फिर इस बैंड के साइज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स इफ़ सोर्सेस ऑफ लाइट आर क्लोज टू ईच अदर, then this interference pattern will be distinct। ठीक है, समझ में आएगा आपको कि ये कैसे है, ब्राइट यहाँ पे, डार्क यहाँ पे। बट इफ द टू सोर्सेस ऑफ लाइट दे आर मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन these bands they will reduce their width but as well as they'll get crowded। बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाएगा, ब्राइट कहाँ पे डार्क कहाँ पे समझेगा नहीं, और ब्राइट और डार्क बैंड का साइज़ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या चाहिए, सोर्सेज दे नीड टू बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगला पहला वाला कंडीशन क्या था कि सोर्सेज छोटे तो होने चाहिए लेकिन साथ साथ वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पास भी होने चाहिए। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है कि लाइट शुड ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। ये भी बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, आपने स्क्रीन कहाँ पे रखा है, ये है आपका स्क्रीन, जहाँ पे आप क्या देखने वाले हो, इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने वाले। आपका ये सोर्स नंबर 1 है लाइट का, और ये क्या है, सोर्स नंबर 2। ठीक है, अब ये वाले का लाइट इधर जा रहा है और दूसरे वाले का इधर जा रहा है, क्या आपको इधर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन कि लाइट दोनों सोर्सेस से क्या करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए और वो आगे जाके इंटरफेयर करना चाहिए। ये आपका अगला कंडीशन है, बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस शुड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। वैसे एक और यहाँ पे है स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन को उन्होंने बोला है कि आप कहाँ पे रखिएगा, उसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना, बहुत ज़्यादा दूर। ये सोर्स यहाँ पे 2-4 किलोमीटर दूर जाके अगर आप स्क्रीन रखोगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। और अगर आपने ये लिया सोर्स 1 और 2, ठीक है, और ये जो सोर्स है इनके एकदम पास में जाके रखोगे स्क्रीन और बोलोगे कि भाई मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाओ, तो यहाँ पे भी आपको क्या नहीं होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि सोर्स नंबर 1 सोर्स नंबर 2 से ना कम ना ज़्यादा दूर, एक सफिशेंटली लार्ज डिस्टेंस पे क्या रखना है, आपको स्क्रीन रखना है, जिससे आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर क्या दिख जाए, इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत ही क्लियर और डिस्टिंक्ट। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ब्राइट यहाँ पे और डार्क यहाँ पे एकदम। तो हमारे कल के कंडीशंस को अगर मैं फॉलो करूं तो हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है। हमने कंप्लीट किया व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, व्हाट आर मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस ऑफ लाइट, नैरो क्यों होना चाहिए, क्लोज टू ईच अदर क्यों होना चाहिए, उनकी इंटेंसिटी सेम क्यों होना चाहिए, वो भी हमने देखा हुआ है। और हमने देखा कि लाइट
waves coming from two sources they should be in the same state of polarization। अब ये कंडीशन मेरा बाकी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंडीशन है मैंने बाकी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट बुक में उन्होंने बोला हुआ है कि आप ये सिर्फ कंडीशन लिख दीजिएगा और ये इसका एक्सप्लेनेशन जो हो अपनी बुक के अंदर नहीं आ सकता है, उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बस कंडीशन ध्यान में रखिएगा, ऐसे बोला है। लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ 2 मिनट के अंदर इसको समझाने का कि ये कंडीशन किस तरह से काम करेगा इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। आगे जो कंडीशन जो है वो हम देख चुका है, कौन कौन से लाइट जो है सोर्सेज से आने वाला लाइट एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए और स्क्रीन को एक सफिशेंटली लार्ज डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ये वाली कंडीशन हम देख चुके हैं। तो मुझे वो जो पोलराइजेशन वाला कंडीशन है वो आपको 2 मिनट में समझाना है, वो आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो सोर्सेस है उनसे निकलने वाला लाइट अगर प्लेन पोलराइज लाइट रहेगा, आपको याद आ रहा है ना कि हमने कैसे लाइट देखा था, अनपोलराइज लाइट, UPL अनपोलराइज लाइट में लाइट जितने भी प्लेन्स हैं उन सभी प्लेन में वाइब्रेट करते हुए क्या करता है, आगे ट्रैवल करता है, ठीक है। ये इधर ट्रैवल कर रहा है अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट करते हुए। लेकिन PPL या फिर प्लेन पोलराइज लाइट क्या करेगा, अगर ये लाइट इधर जा रहा है तो वो क्या करेगा, या तो अप या डाउन, अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट करते हुए जाएगा, ठीक है, ये इस तरह। या फिर मैं PPL को ही दिखा देता हूँ लेकिन अलग तरीके से, ध्यान दीजिएगा। अगर ये लाइट इधर जा रहा है तो ये कैसे जा सकता है, ऐसे वाइब्रेट करते हुए जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। एक से ज़्यादा प्लेन अगर एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हुए जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा, प्लेन पोलराइज लाइट। आपने पहला सोर्स लिया और इससे जो लाइट जा रहा है वो इस तरह से वाइब्रेट करते हुए जा रहा है। ये लाइट कौन सा होना चाहिए, ये कंडीशन तभी काम करेगा जब दोनों से निकला हुआ लाइट, पहला सोर्स और दूसरा सोर्स से निकला हुआ लाइट कैसा होना चाहिए, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर वो UPL है तो ये कंडीशन दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको UPL से नॉर्मल इंटरफेरेंस मिल जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तब आता है जब दोनों की लाइट क्या हो, पोलराइज्ड हो। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास पहला सोर्स है उसका लाइट PPL है और लाइट कैसे वाइब्रेट हो रहा है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया वैसे, दूसरे का लाइट कैसा वाइब्रेट हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही वाइब्रेट होते हुए जा रहा है, तो आपको क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तब आएगा जब आपका पहला लाइट क्या है, पहला सोर्स से निकला हुआ लाइट कैसा है, PPL है, दूसरे से निकला हुआ भी प्लेन पोलराइज लाइट है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है वो टोटली अलग है। मतलब क्या हुआ, पहला लाइट ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहा है और दूसरा वाला इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको, दोनों लाइट क्या है, PPL ही है, लेकिन वाइब्रेशन कैसा है, एक वाइब्रेट कर रहा है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वाइल दूसरा कैसे कर रहा है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। तो ऐसी वेव से क्या आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, नो इंटरफेरेंस, आपको यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपके पास जो भी कंडीशंस था वो 7 कंडीशन, 7 या 8 कंडीशन जो भी था उसमें से ये जो कंडीशन है कौन सा वाला, कि दोनों सोर्सेस से निकली हुई लाइट वेव्स कैसी होनी चाहिए, दे शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। चाहे तो अप डाउन से मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वेव अगर लेफ़्ट राइट करके मिल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक वेव अप डाउन से जा रहा है और दूसरा लेफ़्ट राइट से, तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब है हमारी अब इस टॉपिक की सारी कंडीशंस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोहेरेंट क्या होता है देखा, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है देखा। आज के लेक्चर में हमने देखा कि सोर्सेस नैरो होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए, उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए,
वो दोनों के वेव्स कैसे होने चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होने चाहिए, लाइट दोनों से निकला हुआ एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए और स्क्रीन को न कम न ज़्यादा सफिशेंटली लार्ज डिस्टेंस पे रखना है। तो ये आपके बेसिक कंडीशन हो गए किसके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के। हम इन्हीं कंडीशंस को डिटेल में देख चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। कंटिन्यू कर लेते हैं आगे इस टॉपिक को अगले लेक्चर के अंदर।